वेलकम टू द चैनल एग्जाम प्रूफ ऑलवेज विद यू। और आप सभी कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि मुगल कोर्ट कहाँ है, तो मुगल कोर्ट यहाँ है। और अगर आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा। देखो, अब हम अगर मुगल कोर्ट की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फिजिकल अरेंजमेंट की, यानी कि मुगल कोर्ट फिजिकली उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी और वो क्या चीज़ सिग्निफाई करती थी। देखो, सबसे पहले मुगल कोर्ट कुछ इस तरह से बना हुआ था कि वो फोकस करता था सोवरन पर। सोवरन का मतलब हो गया वहाँ का राजा, ठीक है। राजा पर उस जो मुगल कोर्ट है उसका फोकस होता था। आपने कोई भी मूवी देखी होगी, कोई भी पुरानी उस पे बनी हुई पीरियड फिल्म कोई देखी होगी आपने, है ना। संजय लीला भंसाली जो हैं वो डायरेक्टर, वो भी बनाते रहते हैं। और काफ़ी सारे अदर डायरेक्टर्स ने भी मूवी जितनी भी बनाई है, या कोई आपने कार्टून्स वगैरह देखे होंगे, कोई एनिमेटेड, ठीक है, अकबर बीरबल के वगैरह वगैरह जो भी आपने देखा, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो मेन बंदा होता है वहाँ का वो राजा होता है। मतलब पूरा कोर्ट राजा के इर्द गिर्द ही रहता है। तो जो कोर्ट का फोकस होता है वो कौन होता है? वो होता है राजा होता है ना। अब वो जो सेंटर पीस है, सेंटर पीस या यूं कहें कि जहां पर वो राजा बैठता है, जो थ्रोन होता है, जिसको हम हिंदी में तख्त भी कहते हैं। जो तख्त होता है वो जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। और वो जो सोवरन का फंक्शन है एज एक्सेस मुंडी, उसको शो करता है, उसको सिग्निफाई करता है, उसको दिखाता है। एक्सेस मुंडी का मतलब यहां पर दे रखा है। देखो, एक्सेस मुंडी एक लैटिन फ्रेज है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग एक ऐसा पिलर है जिसने कि अर्थ को सपोर्ट कर रखा है, ठीक है। यानी कि अर्थ किसी पोल या पिलर पे टिकी हुई है जो ऐसा कुछ दिखा रखा है। ये जो विजुअलाइजेशन है, दिस इज एक्सेस मुंडी। तो ये जो पिलर या पोल जिससे सपोर्ट कर रखा है अर्थ को, दैट इज एक्सेस मुंडी। एंड सेम वे ये जो तख्त है ये सोवरन का फंक्शन दिखाता है एक्सेस मुंडी का, कि किस तरह से उसने अपने पूरे एम्पायर को सपोर्ट किया हुआ है। तो ये चीज तख्त सिग्निफाई करता है एम्परर का। देन कैनोपी। देखो, कैनोपी की अगर हम बात करें तो कैनोपी इज अ काइंड ऑफ, एक किंग के ऊपर ना एक छतरी टाइप की चीज होती है कैनोपी, ठीक है। मतलब एज इन अम्ब्रेला नहीं होता, लेकिन एक कैनोपी मतलब छतरी टाइप ही होती है। अगर आपने देखा होगा किसी भी फिल्म में ऊपर एक छतरी टाइप की चीज होती है, जो कि जिसका कि मतलब क्या होता, मुगल कोर्ट के अकॉर्डिंग, इट्स ऑफ मुगल कोर्ट। तो जो मुगल कोर्ट के अकॉर्डिंग जो फंक्शन था इस छतरी का, वो ये था कि एक तो सूरज जो है ये अपना रेडियंस, अपना जो वो है ना, इसके अंदर से रेडियंस निकलती है, या यूं कहें कुछ किरणें निकलती हैं। और जो हमारा किंग है उसके अंदर से भी किरणें निकलती है। अब इन दोनों को अलग दिखाने के लिए, इन दोनों को अलग करने के लिए कि ये मिक्स ना दिखे और अलग दिखे, तो उसके लिए कैनोपी का ऐसा समझा जाता है कि ये कैनोपी यही काम करती है कि जो सूरज की किरणें हैं और जो एम्पायर की किरणें हैं उनको अलग अलग करती हैं, जो रेडियंस है वो अलग अलग करती हैं, ठीक है। अब ये चीज हो गई है ना। अब यहाँ पर क्या है कि कोर्ट की अगर हम बात करें, ये तो हो गई सारे किंग की बात हो गई है ना। अब अगर हम कोर्ट की बात करें तो कोर्ट तुम ऐसे समझो, कोर्ट के अंदर यहाँ पर सबसे जो किंग के सबसे नजदीक बैठा होता है वो कोर्टियर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय उस कोर्टियर के जो किंग से दूर बैठा है। यानी कि अगर कोई कोर्ट में लास्ट में बैठता है तो एम्परर की नज़र में उसकी इम्पोर्टेंस बहुत कम है, और जो कोर्ट में एम्परर के सबसे नज़दीक बैठता है एम्परर की नज़र में उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। एक बार अगर एम्परर उस थ्रोन पे या जो तख्त जिसकी हमने बात की उस पर बैठ जाए तो किसी को भी ये परमिशन नहीं होती कि वो अपनी पोजीशन से हिल जाए या फिर वहाँ से बिना परमिशन के चला जाए। और सोशल कंट्रोल कोर्ट में बहुत ज़्यादा होता था। तुमने देखा होगा कोई भी मुगल कोर्ट वाली फिल्म तुमने देखी होगी तो उसके अंदर मतलब ऐसे होता था, एक वो जोधा अकबर करके वो सीरियल भी आता था, और मतलब कई सारी ऐसी फिल्में भी बनी है ना। उसके अंदर क्या है, वो लोग क्या करते थे, मान लो कोई हिल जाए, एक उनका वर्ड होता था गुस्ताख,
ठीक है। तो एक वर्ड, ये गुस्ताख वाला वर्ड होता था और ऐसे सुनाया जाता था उनको, मतलब उनका एक तरीका होता था कोर्ट में पेश आने का। अगर वो तरीका फॉलो नहीं हुआ तो मतलब तुम लोगों को यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है, स्लाइटेस्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एटिकेट वॉज नोटिस्ड एंड पनिश्ड ऑन द स्पॉट। मतलब कि तुम्हें कैसे बिहेव करना है, किस तरह की कर्टसी रखनी है, क्या ड्रेस करना है, सब कुछ डिफाइंड होता था। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो जाती थी ना तो उसकी पनिशमेंट तगड़ी होती थी, है ना। तो हाँ, तो यही चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पर तुम देख सकते हो कि सैल्यूटेशन भी अलग अलग होते थे, यानी कि सलाम करना भी अलग अलग तरीके का होता था, ठीक है। और जो लोगों का स्टेटस थोड़ा सा हायर होता था ना, जिनका हाई स्टेटस होता था, वो ज़्यादा झुक करके प्रणाम करते थे, वो डीपर प्रोस्ट्रेशन करते थे। यानी कि प्रोस्ट्रेशन मतलब प्रणाम, और डीपर मतलब कि ज़्यादा डीप में झुक करके, जिनका हाई स्टेटस होता था। और जो हाईएस्ट फॉर्म होती थी ना सबमिशन की, वो थी सिजदा या फिर कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन। तुम लोगों को पता है व्हाट इज सिजदा, आई होप। सिजदा इज बेसिकली मतलब जो पूरी तरह से प्रणाम करना है ना, एकदम मत्था वत्था टेक करके, और यूं कहें कि पूरा दंडवत प्रणाम जिसको हम हिंदी में कहते हैं, यही चीज़ सिजदा रिप्रेजेंट करता है। तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉर्म का सबमिशन था। शाहजहां के टाइम पर चाहर तस्लीम और ज़मीन बोस, दो जो ये रिचुअल थे, ये अपनाए गए थे और इनको शुरू किया गया था। ओके, अब जो एम्बेसडर है, जो डिप्लोमेटिक एनवॉयज आते थे, उनका भी एक अपना तरीका होता था। एम्बेसडर कौन होते हैं तुम्हें पता है कि आजकल के जो IFS होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज वाले लोग, उस वक्त एम्बेसडर वो होते थे जो आज वाले भी होते हैं। दैट मीन्स कि हमारी कंट्री का कोई मैसेंजर है जो वहाँ पर उन जो दूत होते हैं, राजदूत होते हैं, है ना, जो हमारी कंट्री का मैसेंजर दूसरी कंट्री में हमारा संदेश लेकर के गया है। तो जो एम्बेसडर होते थे मुगल एम्परर के, उनका भी एक तरीका होता था ग्रीट करने का मुगल एम्परर को। वहाँ का जो वो जैसे आएंगे राजदूत, कोई संदेशा लेके आए हैं जिस भी देश के से आ रहे हैं, वो उनको एक तरीका होता था। उनको या तो बहुत ज़्यादा डीपली उनको झुकना पड़ता था या फिर ग्राउंड को किस करना पड़ता था। दैट मीन्स कि ग्राउंड पे बेसिकली पूरा बो करना पड़ता था, मतलब जितना मैक्सिमम जितना होता है ना वो वाला। या फिर आप पर्शियन कस्टम अपनाओ, जिसके अंदर आपको अपने दोनों हाथ को क्लैस्प करना है और अपनी सीने के आगे इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट आपको दोनों हाथों को ऐसे क्लैस्प करना है। ओके, थॉमस रो जो कि इंग्लिश एनवॉय थे, यानी कि जो जेम्स वन के राजदूत थे जो इंग्लैंड से आए थे, थॉमस रो, उन्होंने मतलब पूरे कोर्ट को चौंका दिया जब उन्होंने यूरोपियन कस्टम के अकॉर्डिंग सिंपली बो किया। यानी कि मुगल एम्परर के सामने उन्होंने बहुत हल्का सा सलाम किया, बहुत हल्का उनको सल्यूट दी, और फिर उसके बाद उन्होंने ये और कह दिया मुझे चेयर ला के दो कोई। मतलब मुगल कोर्ट में तो आप राजा की परमिशन के बिना कुछ कर ही नहीं सकते हो। आपने चेयर मांग ली, और ऊपर से फिर वो बोइंग का तरीका भी सही नहीं था। तो पूरे कोर्ट को बड़ी हैरानी हुई थी कि मतलब ये क्या हो गया, मतलब दिस वॉज द सिचुएशन। ओके, देन अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर चलेगा कि जो झरोखा, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एम्परर का रूटीन क्या होता था, किस तरह से एम्परर वर्क करता था। ठीक है, सबसे पहले जो एम्परर होता था, यानी कि जो राजा होता था, वो सबसे पहले अपना दिन शुरू करता था प्रेयर्स के साथ। खुद वो पहले भगवान की प्रे करता था, और उसके बाद प्रेयर होने के बाद वो झरोखे में आता था। झरोखा बेसिकली एक छोटी सी बालकनी थी जो कि ईस्ट की तरफ थी, और जहाँ पर वो किंग जाता था, और बालकनी के नीचे काफ़ी सारे लोग खड़े होते थे। ठीक है, औरतें, बच्चे, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, आदमी,
पीजेंट्स, क्राफ्ट्स पर्सन्स, जो भी लोग हैं, जो भी एम्परर को देखना चाहते हैं, एक एक दर्शन लेना चाहते हैं एम्परर के, जो एक बार देखना चाहते हैं एम्परर को, वो वहां पर खड़े होते थे और एम्परर झरोखे में आता भी था। ये जो झरोखा दर्शन है ये अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था और ये ऑब्जेक्टिव था कि लोग क्या है, ज़्यादा इम्पीरियल अथॉरिटी, जो हमारी जो अथॉरिटी है उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करें, कि लोग हमें ज़्यादा माने, इस वजह से ये झरोखा दर्शन इंट्रोड्यूस किया गया था। अब यहाँ पर 1 घंटा झरोखा में बिताने के बाद एम्परर जाता था दीवाने आम में, जो कि एक पब्लिक हॉल होता था ऑडियंस के लिए, और जो भी गवर्नमेंट का प्राइमरी बिजनेस होता था, जो भी एक रूटीन वर्क होता था गवर्नमेंट का, वो करने के लिए जाता था। कई स्टेट ऑफिशियल्स अपनी रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते थे, रिक्वेस्ट बनाते थे। दीवाने आम मतलब कहने का है कि एक जो मेन वर्क होता है, जो प्राइमरी वर्क होता है, वो करता था एम्परर। 2 घंटे बाद एम्परर दीवाने खास में होता था। यहाँ पर प्राइमरी वर्क नहीं होता था, यहाँ पर जो प्राइवेट ऑडियंस है, जो कुछ खुफिया बातें हैं, कुछ खुफिया डिस्कस करना है, वो दीवाने खास में डिस्कस होता था। मिनिस्टर सिर्फ हाई रैंक के जाते थे और अपनी पिटिशंस देते थे, और सारे टैक्स ऑफिशियल्स अपने अकाउंट्स दिखाते थे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बड़ी खुफिया चीज़ें डिस्कस की जाती थी, ऐसे आम चीज़ें डिस्कस नहीं की जाती थी। और ओकेजनली एम्परर जो है, कोई रिप्यूटेड आर्टिस्ट्स आते थे या आर्किटेक्ट के प्लान्स वगैरह देख लेता था। कोई मतलब कोई ऐसी कला लेके कोई व्यक्ति आया तो वो भी एम्परर वहीं पर देखता था। ठीक है, इसके अलावा कई सारे ओकेजन्स मुगल कोर्ट में होते थे, जैसे कि एक्सेशन टू थ्रोन, जिस दिन उस एम्परर ने, उस किंग ने वो तख्ते पर उनका जिस दिन राज्याभिषेक हुआ है, जिस दिन वो तख्ते पे आए थे, या फिर ईद या शाबे बारात, होली, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जिसने जो कि मुगल कोर्ट को एक कलरफुल एरिया बना देती थी। परफ्यूम्ड कैंडल्स, ठीक है, और अच्छी फेस्टिवल सा माहौल कर देती थी, कलरफुल सा सारा बना देती थी, डेकोरेट हो जाता था वो सारा एरिया। जो मुगल किंग्स होते थे वो 3 मेजर फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 मेजर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे। पहले तो दो फेस्टिवल तो थे, सोलर और लूनर बर्थडे ऑफ द मोनार्क, जो राजा का सोलर के हिसाब से और जो लूनर के हिसाब से 2 बर्थडेज आते थे। मतलब बर्थडे तो बंदा पैदा तो एक ही बार हुआ है, लेकिन अब देखो ऐसे हो जाता है ना कि एक तो हिंदू तिथि से, या फिर जो भी कैलेंडर है जिसको भी फॉलो करते हैं हम, या एक्स्ट्रा कैलेंडर जो कि जनवरी फरवरी मार्च से अलग होता है, उसमें बंदे का बर्थ डेट डिफरेंट ही आता है। ठीक है, और इंग्लिश कैलेंडर जो होता है इसमें अलग ही आता है, या जॉर्जियन कहते हैं इसको हम, तो उसमें अलग आता है ना। अब यहाँ पर भी ऐसा ही था कि सोलर और लूनर बर्थडे जो होते थे मोनार्क के, वो मोनार्क सेलिब्रेट करता था। और नवरोज यानी कि जो न्यू ईयर होता था ईरानियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, वो हमारा जो मोनार्क है वो सेलिब्रेट करता था। अपने जन्म दिवस पर, सोलर और लूनर बर्थडे पर, मोनार्क को वे किया जाता था, मोनार्क का वेट किया जाता था। और काफ़ी सारी जो मतलब तुम्हें पता है ना कि एक तुमने देखा हो तो अगर कि पुरानी फिल्मों में, मतलब पीरियड फिल्म्स में, कि एक वो होता है ना तराजू सा होता है जिसमें एक व्यक्ति बैठ जाता है और दूसरी ओर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, काफ़ी सारे जो गुड्स हैं जो कि दान में देने हैं, वो उसके वेट के अकॉर्डिंग तुल रहे होते हैं। और जब उसका वेट, किंग का वेट और जो वो चीज़ों का वेट है, वो जब बराबर हो जाता है तो उतनी चीज़ें जो हैं वो किसमें दान कर दी जाती हैं, वो भलाई के काम के लिए दान कर दी जाती हैं। तो यही मुगल किंग के बर्थडे पर होता था कि उनके वेट के अकॉर्डिंग जितनी भी उनको तोला जाता था, और उनके वेट के अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें होती थी वो दान कर दी जाती थी।
सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, आई नो थोड़ा सा डिटेल्ड हो गया है ये, बट आई फील कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक था और बड़ा मज़ा आया होगा आपको सुनने में इसको, क्योंकि मुझे समझाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसको। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा।